नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज आपको बताने वाला हूँ ब्रेन की सर्जरी के बारे में। जब कभी किसी के ब्रेन के अंदर क्लॉट आता है, ब्रेन हैमरेज होता है, नस फटती है, तो ब्रेन की किसी को नुकसान होता है। आज जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो कभी-कभार डॉक्टर सजेस्ट करता है कि इस पेशेंट के अंदर ब्रेन की सर्जरी की ज़रूरत है और उसे सुनकर जो घर वाले होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सहम जाते हैं। उन्हें नहीं समझ में आता कि सर्जरी करवाएँ, ना करवाएँ, सर्जरी करवाने के बाद पेशेंट ठीक हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ब्रेन को समझने से। ब्रेन में जब कभी क्लॉट आया या नस फटती है तो ब्रेन के अंदर नुकसान होता है और चांसेस होते हैं कि इस नुकसान के साथ आपके ब्रेन के अंदर सूजन भी आए। और जब कभी ब्रेन के अंदर सूजन आती है, किसी भी हिस्से में सूजन आती है, तो उसका जो साइज है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है, वो फैलना शुरू करता है। मगर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि हमारा जो ब्रेन होता है वो एक हड्डी के एक हेलमेट की तरह स्ट्रक्चर के अंदर होता है। उसके पास फैलने की जगह नहीं होती। अगर उसे फैलने की जगह नहीं मिलेगी तो हड्डी के साथ दबाव लगने के कारण जो हमारा ब्रेन का टिश्यू है, जो सॉफ्ट है, वो परमानेंट तरीके से डैमेज हो जाएगा, वो टिश्यू मर जाएगा। अब डॉक्टर ये नहीं चाहता कि आपकी जो पैरालिसिस की दिक्कत है वो बड़ी हो, क्योंकि अगर ब्रेन को बहुत बड़ा डैमेज हो जाता है तो पेशेंट कोमा में चला जाता है और वो ब्रेन डेड भी हो सकता है। तो इस कंडीशन को रोकने के लिए, कोमा को खत्म करने के लिए, पेशेंट को कोमा में जाने से रोकने के लिए कि उसके दिमाग को बहुत बड़ा नुकसान ना हो, पेशेंट की डेथ ना हो, तो कभी-कभार हमें बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें ब्रेन को फैलने की जगह देने के लिए दिमाग की हड्डी के हिस्से को हटाना पड़ता है कि वो फैल सके। क्योंकि जब वो सूजन आई है तो फैलेगा, जब सूजन जाएगी तो वापस अपनी जगह पे पहुंच जाएगा। तो इस सर्जरी को हम क्या कहते हैं? डीकम्प्रेसिव क्रेनिएक्टोमी। अभी कुछ शब्दों से बना हुआ है, इन शब्दों को हमें समझना पड़ेगा। डीकम्प्रेसिव यानी कंप्रेशन को खत्म करना, वहां से अब उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? क्रेनिएक्टोमी। ये जो बोन की है, इसे हम क्या कहते हैं? क्रेनियल क्रेनियल बोन कहते हैं, जो स्कल बोन्स होती हैं, इसको हटाना, इसकी सर्जरी, टॉमी। तो ये 3 वर्ड में ही पूरी की पूरी सर्जरी को एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है कि अगर किसी डॉक्टर के सामने आप सीधा बोलोगे तो समझ जाएगा कि कौन सी सर्जरी और क्या किया गया है। डीकम्प्रेशन किया गया किसके? क्रेनियल बोन को हटाने की हेल्प से। तो ये जो सर्जरी होती है, ये पेशेंट की ब्रेन को बड़े डैमेज से रोकने के लिए होती है और जब कभी डॉक्टर कहता है कि ये करवाना है, तो कभी इसे पीछे नहीं हटना चाहिए। अब इसे हम जाँचते कैसे हैं कि किस पेशेंट को ज़रूरत है, किस पेशेंट को नहीं है। तो जब आपका सीटी स्कैन किया जाता है ब्रेन का, तो उसमें मिड लाइन को देखा जाता है। ये जो हमारा लाइन है, ये मिड लाइन है ना, बीच में से जा रही है। अब अगर मेरी सूजन आएगी तो क्या होगा? सूजन आने की वजह से ये जो मिड लाइन है, शिफ्ट होनी शुरू हो जाएगी, ये इस तरफ फैलना शुरू कर देगी। तो मिड लाइन शिफ्ट को देखा जाता है। तो मिड लाइन शिफ्ट एक पर्टिकुलर रेंज तक तो ठीक है कि 4 एमएम, 5 एमएम तक वो शिफ्ट हो गई है, तो डॉक्टर वहाँ पर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देख के संभाल लेते हैं। मगर अगर ये शिफ्ट बढ़ता जा रहा है, हम देख रहे हैं कि बाबा स्कैन्स में मिड लाइन हिलती जा रही है, जो सेंट्रल लाइन है वो खिसकती जा रही है, तो ऐसे केसेस के अंदर हमें ब्रेन की सर्जरी करनी पड़ती है, जिससे ब्रेन की टिश्यू को बचाया जा सके, पेशेंट को डेथ से बचाया जा सके, पेशेंट को कोमा से बचाया जा सके। अब दिक्कत सबसे बड़ी क्या होती है कि सर्जरी करने के बाद और उस क्लॉट की वजह से, उस ब्रेन हैमरेज की वजह से पेशेंट में पैरालिसिस होता है। मैक्सिमम पेशेंट के अंदर होता है कि पेशेंट का हाथ नहीं चल रहा, पैर नहीं चल रहा। तो ऐसे केसेस के अंदर हम क्या कर सकते हैं? ब्रेन को जो टिश्यू जो होता है वो रीजनरेट नहीं कर सकता। यानी अगर ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक बार डैमेज हो गया, ब्रेन के सेल्स को एक बार डैमेज हो गया, वो परमानेंट टाइप का होता है। मगर ब्रेन के पास एक खूबी होती है, वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी की। जैसे हमारी स्किन पे कोई घाव होता है तो क्या होता है? कुछ टाइम वो भर जाता है, हमें बस उसे साफ रखना होता है। इसी तरह से जब ब्रेन की टिश्यू को किसी टाइप का डैमेज होता है, तो ब्रेन उसको रिकवर करने के लिए, अपने फंक्शंस को रिकवर करने के लिए एक हीलिंग प्रोसेस होता है, जिसे हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझने के लिए आपको थोड़ा-सा ब्रेन के अंदर चलना पड़ेगा और न्यूरॉन्स को समझना पड़ेगा। तो आपके स्क्रीन पे बहुत सारे न्यूरॉन्स दिख रहे हैं, जो आप सेल देख रहे हो, ये इन्हीं से हमारा पूरा ब्रेन बना हुआ है। और हमारा ब्रेन इतनी कॉम्प्लिकेटेड काम कैसे कर पाता है, हम बाकी जानवरों से कैसे अलग हैं, वो इन्हीं न्यूरॉन्स की वजह से है। न्यूरॉन्स हर जीव-जंतु में पाए जाते हैं, मगर ह्यूमन बीइंग के अंदर, इंसानों के अंदर इनकी मात्रा ज़्यादा होती है और इनकी आपस में कनेक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। यानी एक न्यूरॉन अपने साथ 4 या 10 न्यूरॉन से आपस में जुड़ा होता है। ये जितनी ज़्यादा न्यूरॉन से जुड़ेगा, जितना ज़्यादा वो सोशल होगा, जितनी ज़्यादा उसके कनेक्शंस होंगे, हमारा ब्रेन उतनी ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें कर पाता है। ठीक है? तो ये जो कॉम्प्लेक्सिसिटी है, ये हमारी ब्रेन की डेवलपमेंट वाला पार्ट होता है। तो अगर आपके ब्रेन की इस हिस्से को नुकसान पहुँचता है, तो क्या हुआ कि ये वाला ब्रेन का हिस्सा काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये डेड हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे क्लॉट आया था, यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाई, इसे खून नहीं मिल पाया, इसे ऑक्सीजन नहीं मिली और ये मर गया।
अब ये वह जो काम करता था, इसको काम करने के लिए क्या होता है कि बाईपास तरीका तैयार होता है, और ये जो बाईपास तरीका तैयार हो रहा है जहां पर ब्रेन के दूसरा हेल्दी टिश्यू इस काम करना सीख रहा है, इसी मेथड को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। तो अगर आप किसी पैरालिसिस पेशेंट को जानते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब हुआ था तो पेशेंट की कंडीशन बहुत खराब थी, चल नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था, हाथ हिल नहीं पा रहा था, मगर अगले 6 महीने के अंदर पेशेंट के अंदर बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हुई। पेशेंट धीरे धीरे चलने लगा, बोलने लगा, हाथ हिलाने लगा, मगर 6 महीने बीतते बीतते ये इंप्रूवमेंट भी बंद हो गई। ये यानी न्यूरोप्लास्टिसिटी ब्रेन के अंदर बंद हो गई, यानी अब कोई नया बदलाव ब्रेन के अंदर नहीं आ रहा। अगर ये बदलाव, न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो बदलाव है वो लंबे टाइम तक चलता रहता है तो पेशेंट अपनी खोई हुई क्षमता पाना शुरू करता है। ठीक है, वो पहले की तरह नहीं चल पाएगा, पहले की तरह सीधा नहीं चल पाएगा, उसमें थोड़ी सी लपक हो सकती है, हाथ में पूरी ताकत नहीं होगी, थोड़ी सी कमजोरी महसूस करेगा, थोड़ा सा भारीपन महसूस करेगा, बट वो अपने काम करने लायक बन पाएगा। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी को चालू रखना लंबे टाइम तक जरूरी होता है एक पैरालिसिस पेशेंट की अच्छी रिकवरी के लिए। तो मैं चाहता हूं कि अब आप कुछ पेशेंट से मिले और उनकी कंडीशन को पहले समझे, फिर मैं आपको उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे किया गया। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन। आज हमारे साथ हैं अरुण कुमार सिंह जी, जो कि पैरालिसिस के पेशेंट रहे हैं। 2016 जनवरी में इन्हें पैरालिसिस का अटैक पड़ा था, स्ट्रोक पड़ा था। ये अपनी एंजियोग्राफी करवा रहे थे, तब इनको ये अटैक पड़ा। 7 मार्च को हो गया ये बाईपास सर्जरी 7 मार्च को। तो जब इनको स्ट्रोक पड़ा, पहले 6 महीने में इनके अंदर बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आई, जो हर एक पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर देखने को मिल जाती है कि काफ़ी हद तक जो उनकी मूवमेंट होती है वो रिस्टोर हो जाती है, क्योंकि जो हमारा दिमाग होता है वो इस पे काम कर रहा होता है इंप्रूवमेंट को करने के लिए। मगर जितनी इंप्रूवमेंट अरुण जी में आई 6 मंथ के बाद, उसके बाद वो इंप्रूवमेंट आनी बंद हो जाती है। वही हमें हर एक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है कि जब किसी को स्ट्रोक होता है, पैरालिसिस होता है, 6 मंथ्स आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी, उसके बाद कुछ नहीं होता, लाइफ बीत जाती है। जितनी मर्जी आप एक्सरसाइज कर लीजिए, जितनी मर्जी आप फिजियोथेरेपी करवा लीजिए, आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आती। मगर इंप्रूवमेंट को शुरू करने में, हमारे पास आने में अरुण जी को लगे पूरे 2 साल का टाइम। 2 साल के बाद जब हमारे पास आए तो इनको टाइम जरूर से ज़्यादा लगा है। इतना ही ट्रीटमेंट का टाइम साइंस इंजीनियरिंग के पेशेंट्स में नहीं लगता, इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। इनकी इंप्रूवमेंट का जो ऑनसेट है वो लेट हुआ। इनको हमसे ट्रीटमेंट लेते हुए अराउंड कितने महीने हो गए? 8 महीने हो गए। इस 8 महीने के अंदर थोड़ी थोड़ी जो इंप्रूवमेंट आनी शुरू हुई, अब वो 2 महीने लास्ट के 2 मंथ्स के अंदर इतनी फास्ट हो गई हैं कि आज ये हमसे खुश हैं। हाथ पैर की जो उंगलियां थी वो सीधी हो गई हैं, हाथ की फिंगर में पावर आनी शुरू हो गई है, चीज़ों को पकड़ना शुरू कर दिया है। तो अरुण जी, आप खुद बताओ कि साइंस इंजीनियरिंग से जो आपने ट्रीटमेंट शुरू किया, जो आप बता रहे हो लास्ट के 2 मंथ्स में, आपने क्या अपने अंदर चेंजेस देखे? मैंने हाथ सीधा हुआ, पैर उठा के दिखाओ। अब पहले इतना जाता था ऊपर, जाता था लेकिन मुड़ा रहता था। अब सीधा चला जाता है, सीधा जाता है। चीजों को पकड़ लेते हो आराम से, पकड़ लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होती? उंगली में ताकत का तो आया है लेकिन कम आया है। ठीक है, आप कोई चीज पकड़ने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? दिक्कत नहीं होती है। इसे पकड़ के दिखाओ जरा। देखिए, ये टाइम लगता है, क्योंकि ये जो दिक्कत होती है पैरालिसिस की, आपकी ब्रेन के अंदर होती है। आपके हाथ पैर की मसल्स में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई चोट नहीं है, यहाँ कोई स्वेलिंग नहीं है, कुछ नहीं है। इसका मतलब कि ब्रेन अभी कमांड ब्रेन के अंदर जो क्लॉट आया था, उससे ब्रेन का टिश्यू डैमेज हो जाता है। क्योंकि आपकी एज ज़्यादा है, आप अराउंड 60 हो, तो इसलिए आपको ये टाइम ज़्यादा लगा। अगर यहाँ पे कोई यंग पर्सन होता तो उसे टाइम कम लगता, मगर इंप्रूवमेंट आती है, ये 100% है। शुरू में हो सकता है कि स्लो हो, बट वो धीरे धीरे वो अपनी पेस पकड़नी शुरू होती है, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी से मेडिसिन बॉडी के अंदर जाती है, ब्रेन उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। अब शरीर में जितनी ताकत होगी उसी स्पीड से तो करेगा ना। हम एक जैसे रिजल्ट हर पेशेंट के अंदर नहीं दे पाते, बट ये है कि हम पॉजिटिव रिजल्ट्स हर पेशेंट को दे पाते हैं। किसी में जल्दी होती है, किसी में वो स्लो होती है। तो इम्प्रूवमेंट आपको कब शुरू हो गई? पहले महीने में आनी दिखनी शुरू हो गई थी? शुरू हुआ बहुत तेजी से हुआ, लेकिन अभी नहीं हुआ। पहले जब शुरुआत हुई तो बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट आना शुरू हुई। 6 महीने बाद तेजी से हो गया। 6 महीने तक बहुत हमको इंप्रूवमेंट नहीं लगा। साइंस इंजीनियरिंग के जब आपने ट्रीटमेंट लिया तो आपको अपने अंदर फर्स्ट मंथ से ही बदलाव दिखने शुरू हो गए थे कि मैं ठीक होना शुरू हो? बहुत हाँ, मतलब पहले महीने में आप खुश थे कि हाँ मैं ठीक रास्ते में जा रहा हूँ, ठीक दवाई खा रहा हूँ, ऐसी तो परेशानी नहीं थी ना। अब आपको दिक्कत है बैलेंसिंग की, है ना? तो बैलेंसिंग की जो हमने आपको एक्सरसाइज बताई वो आपने फॉलो करनी है, ठीक है? और ओके था। डाइट पे आपने ध्यान रखा, खट्टा वट्टा तो नहीं खाया? नहीं, अभी। साइंस इंजीनियरिंग के ट्रीटमेंट से खुश हो? अभी तो खुश है।
कोई कंप्लेंट तो नहीं ना? डॉक्टर साहब को फोन करते हैं, पूछते हैं हालचाल? बढ़िया पूछते हैं, सही से बताते हैं? चलिए ठीक है। क्या पेशेंट को साइंस संजीवनी के जो पेशेंट्स हैं, बाकी जो पैरालिसिस पेशेंट हैं, उन्होंने क्या कहना चाहोगे? अभी सेटिस्फैक्ट्री है ये। सेटिस्फैक्ट्री है? नहीं, बाकी जो पैरालिसिस के पेशेंट हैं जिन्हें डाउट होता है, जिनको आशा खो चुकी हैं कि वो ठीक हो सकते हैं, उन्हें आप क्या एडवाइस करोगे? नहीं, एडवाइस तो ये रहेगा साइंस संजीवनी संपर्क करें। आप बहुत सस्ते में निपटा देते हो। चलिए ठीक है, अरुण जी का हम धन्यवाद करते हैं। ऐसे पेशेंट्स हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है कि जब पेशेंट्स इम्प्रूवमेंट दिखाता है, साथ देता है डॉक्टर्स का। कभी कभार हम मानते हैं कि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो सब पे एक जैसा नहीं होता। कुछ पेशेंट्स हमारे बहुत अच्छे हैं जो एक मंथ में रिकवर कर गए, कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं अरुण जी जैसे जिनको टाइम लगा। बट ठीक है, टाइम लग सकता है, मगर अगर आपको अपनी बॉडी के अंदर इम्प्रूवमेंट चाहिए, पैरालिसिस की कंडीशन की इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आपको थोड़ा सा विश्वास साइंस संजीवनी में दिखाना पड़ता है। अरुण जी ने जैसे दिखाया, 8 महीने बहुत होते हैं। 8 महीने के अंदर जो इनमें इम्प्रूवमेंट आई, वो इम्प्रूवमेंट आई जो इनको 2 साल 1.5 साल तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई थी, वहाँ से शुरुआत की। तो ठीक है, धीरे धीरे हम इसको पूरा इम्प्रूव कर जाएंगे। आने वाले 2-3 महीने में इनको जहाँ तक है हम 99% तक हम रिकवर करवा देंगे। डॉक्टर कहते हैं जितना डॉक्टर संपर्क किए न्यूरो सर्जन से, ये कहते हैं 95 से ऊपर नहीं जाएगा। सिर्फ आप एक बोले हैं कि 99% हो सकता है, वो एक ही बात है। कोशिश ये थी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पेशेंट रिकवर कर जाए। ठीक है, अब आपकी जो इम्प्रूवमेंट नहीं हुई थी 1.5 साल में, अब वो शुरू हो गई है। अब शुरू हो गई है तो आने वाले कुछ टाइम के अंदर कंप्लीट भी हो जाएगी। 2 महीने से बहुत इम्प्रूवमेंट, 2 महीने से काफी चीज। क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिली? नहीं, जो हाथ सीधा नहीं होता था, सुबह उठते थे तो हमेशा मुड़ा रहता था, लेकिन अब देखते हैं कि अपने आप सीधा रहता है। आपने इस बीच में खाने पीने में बदलाव किया या क्या? खाने पीने में रोटी, जो वेजिटेरियन है, हाँ, तो रोटी और सब्जी, कद्दू की सब्जी और नमक सब्जी ज्यादा खाते हैं। अच्छा, परवल। चलिए, खट्टा बट्टा तो बिल्कुल नहीं खाया। एक्सरसाइज कर रहे थे बीच में? एक्सरसाइज तो रेगुलर करते हैं। एक्सरसाइज कर रहे थे, एक्सरसाइज में कोई क्या चेंजेस किए थे? वही चल रही थी तब से? 1 घंटा तक 2 घंटा रेगुलर करते हैं। अच्छा, 1 घंटे इसमें योगा करते हैं, 1 घंटा में एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करते हैं डिफरेंट तरह का। तो मतलब जो लास्ट 2 मंथ में आपकी इम्प्रूवमेंट हुई, उस बीच में आपने कोई एक्सरसाइज के अंदर फर्क किया था? हम मॉर्निंग वॉक स्टार्ट किए थे। मॉर्निंग वॉक स्टार्ट की थी? ट्रेडमिल चलाते थे पहले भी, लेकिन मॉर्निंग वॉक शुरू किए इधर चुकी। तो आप देखिए कि जो हम डॉक्टर्स आपको बोलते हैं, आपको बताते हैं कि आपने वॉक करनी है, तो उसे आपने वॉक करनी है। आप उसे छोटा मोटा रास्ता बना के ढूंढना शुरू करेंगे, घर के अंदर कर लेंगे, छत के टेरेस पे कर लेंगे, वो तब ठीक है जब आपके पास स्पेस नहीं है। जब आपके पास स्पेस है तो आप एक्सरसाइज करो। ये जब आप मेरे पास पहली बार आए थे तो मैंने आपको तभी कहा था कि आपने पाकिस्तान और जगह दिक्कत थी, जैसे तब आपके पास स्पेस की दिक्कत थी। हाँ, स्पेस की दिक्कत थी। ट्रेडमिल चलाते थे, सब ट्रेडमिल चलाते थे। अब स्पेस पूरा हो गया, का समय है, नहीं जाते हैं तो ट्रेडमिल चलाते हैं। चलिए, तो आपने एक्सरसाइज जरूर करनी है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन का जो अब नया हिस्सा होता है, जो इस काम को संभाल रहा होता है, बिल्कुल नया होता है। उसे सिखाने के लिए हमें रिपीटेशन करनी पड़ती है, एक ही काम को बार बार करना पड़ता है, तब जाकर ब्रेन के अंदर वो मेमोरी तैयार हो पाती है। वो सीख पाता है कि आपकी कौन सी मसल को मूव करने के लिए किस तरह से सिग्नल को सेंड करना पड़ेगा। तो ये ब्रेन को सिखाना एक छोटे बच्चे को सिखाने जैसा होता है। तो एक ही काम को बार बार करने से वो मेमोरी आपके माइंड में बननी शुरू हो जाती है। वही अरुण जी के केस में हुआ। जब ये चलना शुरू किए, जब इन्होंने सैर करनी शुरू की, तो जैसे ही इन्होंने सैर शुरू की तो क्या हुआ कि सही तरीके से पैर को नीचे रखने की वजह से आपकी जो मसल्स हैं उन्होंने ब्रेन को सिग्नल दिया कि मुझे ये दिक्कत महसूस हो रही है। ब्रेन ने उसका सोल्यूशन निकाला और उसको अपने में इम्प्रूवमेंट लेते हुए और आपकी वो मूवमेंट में चेंजेस नजर आने शुरू हो गए। नहीं, हमको उम्मीद है कि 31 दिसंबर तक हम टारगेट रखे हुए हैं कि 199% जो हाँ वो हो जाएगा। क्या मॉर्निंग वॉक अक्टूबर-नवंबर फिर चालू हो जाएगा। अभी तो बंद है पानी के चलते। अच्छा, रोज पानी पड़ जाता है। मॉर्निंग वॉक से हमको ज्यादा फायदा हुआ है। हाँ। तो हम अरुण जी का धन्यवाद करना चाहते हैं क्लिनिक में आकर हमें हमारे रिजल्ट्स बताने के लिए, आप सभी को बताने के लिए कि पैरालिसिस की पेशेंट को हार मानने की ज़रूरत नहीं होती, हिम्मत नहीं हारनी, आपने लगे रहना है, अपनी बॉडी पे काम करते रहना है। तो आपने देखा, तो इनकी कंडीशन कुछ ना कुछ आपके पेशेंट की तरह ही थी। 6 महीने बीत चुके थे, न्यूरोप्लास्टिसिटी बंद हो चुकी थी, मगर सडनली ही उनमें इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हुई, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया था। हमने जो उनको जो ट्रीटमेंट दिया, उस ट्रीटमेंट ने उनके ब्रेन के अंदर बस ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, यानी ब्रेन की जो खुद में सुधार करने की क्षमता है, वो वापस लेकर आया था और कुछ नहीं किया। तो जैसे जैसे ब्रेन के अंदर सुधार हुआ, पेशेंट ने जो बताई हुई एक्सरसाइज वो की, तो ब्रेन के एक पर्टिकुलर हिस्से ने जो ठीक था
काम करना दोबारा से सीख लिया और पेशेंट अपने आप काम करने लायक बन गया। यही किया जाता है साइंस इंजीनियरिंग में, यही किया जाता है एसआर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस आयुर्वेदिक साइंसेस में, कि आपकी जो बीमारी की जड़ है वहां पे काम किया जाता है। आपके हाथ पैर काम नहीं कर रहे, आपको लग रहा है आपके हाथ पैर में दिक्कत है, ये गलत है। दिक्कत आपके ब्रेन में है, जहाँ पे क्लॉट आया था, जहाँ पे नस फटी थी। तो हमने जब जड़ में जाके काम करते हैं, सही तरीके से काम करते हैं, साइंटिफिक तरीके से काम करते हैं, तो हमें इस तरह के रिजल्ट्स सुधार में देखने को मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए कि ब्रेन की सर्जरी क्यों जरूरी होती है जब ब्रेन के अंदर क्लॉट आता है या नस फटती है। फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट रह गया हो, कुछ पूछना चाहते हो, हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। अगर आप पैरालिसिस के मरीज हैं तो किस तरह से आप अपने अंदर रिकवरी लेकर आ सकते हैं, उसकी मैं आपकी पूरी हेल्प करती। क्या खाना है, क्या पीना है, क्या एक्सरसाइज करनी है, इसको पूरी तरह से आपको गाइड किया जाएगा और आपको अपने बाकी सारे पेशेंट की तरह आपको भी पहले की तरह ठीक किया जाएगा। अब इसी के साथ आपसे वीडियो में चलने की आगे चाहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।